खम्मा गणी मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? जेईई और नीट की तैयारी करने वाले तो जेईई और नीट की तैयारी कर रहे होंगे। और 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम अभी समाप्त हुआ है 2024 का, और आने वाले 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम, 26 के 27 के जो भी बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट नोट्स लेके आया हूँ। और तो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप इस क्लासेस को देखते रहें। राम सर मेरा नाम है दोस्तों, और मैं आपके लिए एनसीईआरटी क्लासेस लेके आया हूँ। यानी एनसीईआरटी कोर्स है जो बोर्ड एग्ज़ाम का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो एनसीईआरटी है वो ऑल ओवर इंडिया में लगभग लागू की गई है, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये बुक दी गई है और इन्हीं के द्वारा ये पढ़ाया जा रहा है। यानी कि एनसीईआरटी और सीबीएसई लगभग सेम ही है। फ़र्क और अंतर इतना ही है कि एनसीईआरटी का हिंदी वर्जन है ये, और सीबीएसई इंग्लिश वर्जन है। जो सीबीएसई है इंग्लिश वर्जन, वो इंग्लिश में आती है पूरी बुक, और एनसीईआरटी की हिंदी लैंग्वेज में बुक आती है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। विकर्ण एवं द्रव की द्वैत प्रकृति। क्या? विकर्ण एवं द्रव की द्वैत प्रकृति। इसमें हम जानेंगे प्रकाश सुग्राही धातु के बारे में, देहली आवर्ती के बारे में, और इसकी खोज किसने की थी उसके बारे में, और देहली तरंग दैर्ध्य के बारे में, कार्यफलन के बारे में, वगैरह वगैरह बहुत टॉपिक्स हैं। निरोधी विभव के बारे में, इन सभी टॉपिक के बारे में आज हम नॉर्मली डिस्कस करेंगे। यानी आज हम ओनली फॉर इसके लिए हम देखेंगे कि ये चैप्टर क्या कहना चाहता है और क्या नहीं कहेगा। आज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसकी थ्योरी है, इसकी जो वगैरह वगैरह समझा देता हूँ। आज ओनली फॉर इंट्रोडक्शन होगा इस चैप्टर का। तो दोस्तों ये क्या है? प्रकाश सुग्राही धातु क्या है दोस्तों? प्रकाश का प्रभाव। पेंसिल की साइज कम कर ले। तो विकर्ण है द्वैत की प्रकृति, और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने। प्रकाश का प्रभाव, प्रकाश के प्रभाव की खोज किसने की थी दोस्तों? हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी। और प्रकाश सुग्राही धातु के पृष्ठ पर निश्चित आवृत्ति का प्रकाश, किस कौन सा दोस्तों? निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। उन्हें ही फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन, जिसे हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी। और जब यह इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? जब ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो धारा प्रवाहित होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? धारा प्रवाहित होती हैं, जिसे प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं इसको। जब यह इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो धारा प्रवाहित होती हैं, जिसे ही प्रकाश वैद्युत धारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश वैद्युत धारा। और तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? कि क्षारीय धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्या है दोस्तों? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि पर दृश्य प्रकाश आपतित करवाने पर क्या होंगे दोस्तों? फोटो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। क्या होंगे दोस्तों? फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त हो जाएंगे। समझ में आ गई दोस्तों ये बात? तो ये तो बात हमें समझ में आ गई। तो फिर इसमें क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर एक क्षारीय धातु ली जाती है। क्या ली जाती है? क्षारीय धातु। और क्षारीय धातु आपको मैंने बता दी, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ठीक है। और इस पर मैंने क्या किया दोस्तों? जो डेफिनेशन बोल रही है वही हम करेंगे, जो हमें पॉइंट्स दिए हैं वही करेंगे। तो इस पर क्या करेंगे? क्षारीय धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि पर दृश्य प्रकाश आपतित करवाने पर, कौन सा प्रकाश दोस्तों? दृश्य प्रकाश कराएंगे आपतित, यानी कि इसके ऊपर प्रवाहित करेंगे। तो लो दोस्तों मैंने इसके ऊपर प्रवाहित किया। तो जैसे ही इसके ऊपर दृश्य प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों? फोटो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। क्या होंगे दोस्तों? फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त होंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो जाएंगे मुक्त, मंत्र मुक्त हो जाएंगे यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, आपको ये बात समझ, यानी कि जो मैंने ये पॉइंट्स लिखाए हैं इसी पॉइंट्स के आधार पर सब कुछ होगा। यानी कि सारी धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि पर दृश्य प्रकाश आपतित करवाने पर फोटो इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार मुक्त होंगे उसे मैंने इस समीकरण में समझा दिया। यानी कि ये सारी धातु हैं, इसके ऊपर मैंने दृश्य प्रकाश आपतित करवाया, और जैसे ही मैंने दृश्य प्रकाश आपतित कराया वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन अपने आप मुक्त हो गया, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। ठीक है सर। और क्षारीय धातु जैसे Zn, Cd और Mg, जिंक, कैडमियम और मैग्नीशियम आदि धातु पर क्या करेंगे दोस्तों? पराबैंगनी प्रकाश आपतित करवाएंगे। क्या, कौन सा प्रकाश दोस्तों? प्रकाश करवाएंगे, पराबैंगनी प्रकाश आपतित करवाने वाले हैं इसके ऊपर। और उस पर दृश्य प्रकाश आपतित करवाया था हमने,
और इस पर कराएंगे पराबैंगनी प्रकाश आपतित करवाएंगे। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया। तो यदि हम जिंक, कैडमियम और मैग्नीशियम, ये 3 धातु हैं दोस्तों, ये 3 धातुओं पर हम क्या करेंगे कि पराबैंगनी प्रकाश आपतित करवाएंगे। पराबैंगनी प्रकाश, ये इस पे आपतित करवाता हूँ मैं। तो जैसे ही इस पे मैं आपतित करवाता हूँ प्रकाश पराबैंगनी, तो वैसे ही इधर से फोटो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन मुक्त, फोटो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। यानी कि एक ही बात है इस पे, यदि मैं जिंक, कैडमियम और मैग्नीशियम पर दृश्य प्रकाश आपतित करवाऊंगा तो फिर क्या होगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे। यदि मैं पराबैंगनी प्रकाश आपतित करवाता हूं तो फोटो इलेक्ट्रॉन जिंक में से, कैडमियम में से, मैग्नीशियम में से फोटो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे, वरना दृश्य प्रकाश पर फोटो इलेक्ट्रॉन मुक्त होना असंभव है। किस पे? जिंक, कैडमियम और मैग्नीशियम पर। इस पे दृश्य प्रकाश आपतित नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में? ठीक है सर, हम समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं आगे की और आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आ जाएगा दोस्तों? देहली आवृत्ति आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? देहली आवृत्ति, यानी देहली आवृत्ति किसे कहते हैं? तो दोस्तों, प्रकाश सुग्राही धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, कौन सी आवृत्ति दोस्तों? वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन केवल मुक्त होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन केवल और केवल मुक्त होगा, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहेंगे। यानी कि प्रकाश सुग्राही धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन केवल मुक्त होता है। क्या होता है? ओनली फॉर, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, उसे ही हम कहेंगे देहली आवृत्ति। क्या कहेंगे दोस्तों? देहली आवृत्ति। और देहली आवृत्ति को दोस्तों न्यू नॉट से दर्शाया जाता है। किससे? न्यू नॉट से दर्शाया जाता है इसको। ठीक है सर? हाँ सर, हमें समझ में आ गया। तो फिर इसमें क्या है दोस्तों? इसका मात्रक सेम रहेगा, यानी कि इसका मात्रक है दोस्तों हर्ट्ज ही इसका मात्रक है। देहली आवृत्ति का यदि आपको मात्रक पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे सर हर्ट्ज इसका मात्रक है। ठीक है, तो फिर दोस्तों न्यू नॉट बराबर सी अपॉन लैम्बडा नॉट, सी अपॉन लैम्बडा नॉट। तो फिर सर जी यहाँ पर सी का मतलब क्या है और लैम्बडा नॉट का मतलब क्या है, हमें ये ज़रूर आप बताएं, वरना हमें क्या पता चलेगा। आपने लिख तो दिया कि न्यू नॉट बराबर सी अपॉन लैम्बडा नॉट। ठीक है सर। तो दोस्तों सी का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश, निर्वात में प्रकाश, जो निर्वात में प्रकाश होगा उसको हम सी से दर्शाएंगे और लैम्बडा नॉट को हम देहली आवृत्ति से दर्शाएंगे, यानी देहली तरंग दैर्ध्य से दर्शाएंगे। देहली तरंग दैर्ध्य, देहली तरंग दैर्ध्य से दर्शाएंगे। और दोस्तों सी का मान तो फिक्स है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की साल तो एकदम फिक्स है। वो कितनी होगी दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसका वैल्यू प्राप्त होगा, यानी कि इसकी वैल्यू एकदम फिक्स है। सी की वैल्यू हम निर्वात में मानेंगे, यानी कि निर्वात की में प्रकाश की साल नियत है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्राप्त होगी। ठीक है सर, हमें ये मंजूर है या हमें ये मानने को तैयार है। तो दोस्तों इसमें एक पहला पॉइंट मिलता है इसके अंदर, वो क्या बोलता है दोस्तों? पहला पॉइंट कि देहली आवृत्ति का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या करता है दोस्तों? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसका? देहली आवृत्ति का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अतः अलग अलग धातुओं के लिए देहली आवृत्ति का मान भी क्या होगा दोस्तों? अलग अलग होगा। क्या होगा दोस्तों? अलग अलग होगा। यानी कि देहली आवृत्ति का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अतः अलग अलग धातुओं के लिए देहली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है। क्या होता है दोस्तों? अलग अलग होता है। और इस पॉइंट 1 में हम देखने वाले हैं दोस्तों कि ये पॉइंट 1 किस प्रकार से है कि जो ये न्यू नॉट है, क्या है दोस्तों? अब हम केस नंबर 1 देखेंगे
ये नहीं दोस्तों, यहाँ पर केस नंबर 1 अब देखने वाले हैं। केस नंबर 1 में हम देखेंगे कि न्यू नॉट क्या है कि न्यू नॉट छोटा है न्यू नॉट से, सॉरी न्यू छोटा है न्यू नॉट से, न्यू छोटा है न्यू नॉट से, यानी कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति के मान से छोटा है। क्या है दोस्तों, ये छोटा है यानी कि कम है, अर्थात प्रकाश वैद्युत प्रभाव नहीं होगा। क्या नहीं होगा इसमें दोस्तों, प्रकाश वैद्युत प्रभाव यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव नहीं प्रभाव करेगा, यानी कि यहाँ पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव यहाँ पर प्रभावित नहीं होगा। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है सर, हम समझ में आ गया। तो समझ में आ गया तो समझ में ही आना चाहिए, इसीलिए तो मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, वरना कौन लिखवाता है, कोई लिखवाता नहीं है ना दोस्तों। तो इसी प्रकार हम देखते हैं दोस्तों, ये तो हो गया हमारा केस 1। क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया केस 1। ये क्या हो रहा है बोर्ड को, ये अब सही हो गया। अरे यार तेरे ठीक है। तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति म्यू नॉट से कम हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे कि फोटो इलेक्ट्रॉन आसानी से तो मुक्त नहीं होने वाले जब प्रकाश आवृत्ति आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से कम हो। ठीक है, सही हमें बात समझ में मानने को है हमें। तो सर क्या है कि केस नंबर हम सेकंड में देखते हैं दोस्तों, कि केस नंबर हमारा सेकंड इस प्रकार है कि प्रकाश की देहली आवृत्ति के बराबर, प्रकाश की देहली आवृत्ति के बराबर, प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर। प्रकाश की आवृत्ति क्या है दोस्तों, ये सेम म्यू यानी कि न्यू, और यहाँ पर देहली आवृत्ति न्यू नॉट। अब इसमें क्या है दोस्तों, ये दोनों बराबर हैं, तो ये लो ये दोनों बराबर। आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर हो तो केवल इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, यानी कि इसमें केवल और केवल इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, यानी कि फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक ही स्थान पर यहाँ पर मुक्त होंगे, ना कि किसी में इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाए। इसमें इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको, इसमें इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे। समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया हमें। तो सर हम क्या करें इसमें, हमें बताएं। ये कुछ नहीं करना है, ये है न्यू बराबर न्यू नॉट बराबर है, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, नॉट फॉर स्पीड लाइन, यानी कि ये गति नहीं करेगा, अतः उनकी गतिज ऊर्जा शून्य रहेगी। क्या रहेगी? शून्य रहेगी, ओनली फॉर शून्य। ठीक है सर, समझ में आ गया, शून्य रहेगी। तो सर आगे की और बढ़ेंगे, तब हम बढ़ेंगे और देखेंगे केस नंबर 3 में। तो दोस्तों केस नंबर 3 कहता है कि न्यू बराबर न्यू नॉट, उसमें था तो अब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए लेकिन गति नहीं करी, उनकी गति ऊर्जा शून्य रही। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति यानी कि न्यू का मान देहली आवृत्ति यानी न्यू नॉट से अधिक होगा। क्या होगा दोस्तों, से ये अधिक होगा, प्रकाश की आवृत्ति ये अधिक होगी, किससे? देहली आवृत्ति से। तो फोटो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन, कौन से? फोटो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे इसके अंदर। ठीक है, मुक्त होने के साथ साथ क्या करेंगे दोस्तों, गति भी करते हैं, तथा इनकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। क्या पर होगी दोस्तों? हाई रेशियो पर इसकी गति होगी, यानी कि इसकी गति होगी हाई स्पीड पे, यानी कि हाई क्या होगी दोस्तों, हाई रेशियो, यानी कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान देहली आवृत्ति से अधिक हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे दोस्तों, मुक्त। ये बात तो केस नंबर 2 में भी बात लागू होती है और केस नंबर 3 में भी लागू होती है। और इसके साथ साथ अंतर यही है कि गति भी करेंगे इलेक्ट्रॉन तथा इनकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, इसकी गतिज ऊर्जा भी यानी बहुत घनी होगी, कि हुई दोस्तों, बहुत ज़्यादा। देहली आवृत्ति क्या दोस्तों, अब देहली आवृत्ति अब हमें याद करनी है। देहली आवृत्ति में क्या बोलती है दोस्तों, कि प्रकाश धातु के
देहली आवृत्ति प्रकाश सुग्राही धातु के पृष्ठ पर, प्रकाश सुग्राही धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश का वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे अधिक मान पर फोटो इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं उसे देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यानी कि प्रकाश सुग्राही धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश का वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे अधिक मान पर फोटो इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते उन्हें ही देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यस सर, हमें समझ में आ गया लगभग। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इसको कि न्यू नॉट बराबर सी अपॉन लैम्बडा नॉट, सी अपॉन लैम्बडा नॉट। और यहाँ पर सी का मान तो फिक्स है, यह तो निर्वात में प्रकाश की चाल है, यानी ये निर्वात प्रकाश है, इसका मान फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे दोस्तों? यदि हम न्यू नॉट समानुपाती 1/λ नॉट लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं दोस्तों? यस सर, आप ये बात लिख सकते हो। लिख सकते हो ना दोस्तों? हाँ सर, यह बात आप लिख सकते हो। तो एक बात इसके अंदर भी फिक्स है दोस्तों, यदि मैं इसका पक्षांतरण करता हूँ यानी कि लैम्बडा नॉट बराबर सी अपॉन न्यू नॉट, सी अपॉन न्यू नॉट, यह की बात ठीक है, ये बात आ गई। तो इसमें c की वैल्यू अभी आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और न्यू नॉट का मान भी आपको पता है। क्या है दोस्तों न्यू नॉट का मान? न्यू नॉट किसे कहते हैं? ये देहली आवृत्ति को नहीं दोस्तों, देहली आवृत्ति को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? न्यू नॉट किसे कहते हैं दोस्तों? न्यू नॉट कहते हैं देहली आवृत्ति को बोलते हैं। यस सर, ये बात समझ में आ गई। और ये क्या है दोस्तों? ये है दोस्तों तरंग दैर्ध्य। क्या है ये दोस्तों? मिस प्रिंट हो चुका है। ये क्या था दोस्तों? ये हैं तरंग दैर्ध्य। ये क्या है दोस्तों? तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य इसको, यानी कि देहली तरंग दैर्ध्य लैम्बडा नॉट बराबर प्रकाश सुग्राही धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश का वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिससे अधिक मान पर फोटो इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं उसे ही क्या कहेंगे? देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यहाँ पर तो मैंने देहली तरंग दैर्ध्य लिख लिया है, लेकिन यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, टैप राइटर ने एकदम सही रूप से यहाँ पर नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। फिर देखते हैं दोस्तों न्यू नॉट बराबर सी अपॉन लैम्बडा नॉट, सी अपॉन लैम्बडा नॉट, और न्यू नॉट समानुपाती हैं 1/λ नॉट के, और इसका यदि हम VG करते हैं, वज्र गुणन करते हैं दोस्तों, तो लैम्बडा नॉट बराबर सी अपॉन न्यू नॉट हो जाता है। सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और न्यू नॉट बराबर देहली आवृत्ति इसको बोलते हैं। समझ में आ गया सर? हाँ, ये समझ में आ गया। इसके बारे में आप कुछ टॉपिक्स और हो तो आप बताइए। तो इसके ये रहे हिडन पॉइंट्स, यानी कि इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पर लिख के मैं लाया हूँ। यानी कि ये धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। क्या करता है दोस्तों? ये धातु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है या करता है? ये सर धातु की प्रकृति पर तो निर्भर करेगा। क्या करेगा दोस्तों? ये धातु की प्रकृति पर निर्भर करेगा। अथवा अलग अलग धातु के लिए देहली तरंग दैर्ध्य का मान भी अलग अलग होगा। क्या होगा दोस्तों? अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग मान होगा देहली तरंग दैर्ध्य का। यानी कि इसमें हम देखते हैं दोस्तों केस फर्स्ट क्या बोलता है दोस्तों कि लैम्बडा नॉट आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लैम्बडा का मान देहली तरंग दैर्ध्य लैम्बडा नॉट से अधिक हो तो क्या हो तो दोस्तों? अधिक हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे। इसके अंदर भी क्या नहीं होंगे दोस्तों? फोटो इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे। ठीक है सर, आगे क्या बोलता है दोस्तों इसका पॉइंट? इसका दोस्तों आगे पॉइंट या बच्चों आगे पॉइंट बोलता है केस नंबर, टैप राइटर ने केसों को भी अच्छी तरीके से लिखा। यहाँ पर केस नंबर सेकंड बोलता है दोस्तों लैम्बडा बराबर लैम्बडा नॉट, लैम्बडा बराबर लैम्बडा नॉट।
आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा का मान देहली तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा नॉट के बराबर हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन केवल मुक्त होते हैं, गति नहीं करते हैं, अतः इनकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? इसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा, आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा देहली तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा नॉट हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा दोस्तों? मुक्त होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों बराबर है। क्या है? बराबर। लेकिन इनकी भी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? क्या रहेगी? शून्य ही रहती है। अब हम बढ़ते हैं केस नंबर 3 की ओर। और केस नंबर 3 क्या बोलता है दोस्तों? केस नंबर 3 बोलता है कि लैम्ब्डा और लैम्ब्डा नॉट, यहाँ पर लैम्ब्डा, यहाँ पर लैम्ब्डा नॉट, ये लैम्ब्डा नॉट। आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का मान तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा नॉट से कम हो तो क्या होता दोस्तों? कम हो तो किसका मान दोस्तों? देहली तरंग दैर्ध्य, देहली तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा नॉट से कम हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के साथ साथ गति भी करते हैं, अतः उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी दोस्तों? अधिकतम होगी। कब होगी? जब आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा का मान देहली तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा नॉट से कम होगी, तब फोटो इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के साथ साथ गति भी करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? मुक्त होने के साथ साथ गति भी करेंगे। यस सर, ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे कार्यफलन के बारे में। और कार्यफलन क्या बोलता है कि ऊर्जा का वह न्यूनतम मान, ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जिसे पाकर फोटो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। यानी कि जब ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जिसे पाकर फोटो इलेक्ट्रॉन एकदम फ्री हो जाए, उसे ही हम क्या कहेंगे? कार्यफलन बोलेंगे। उसको क्या कहेंगे? कार्यफलन कहेंगे। और कार्यफलन किसे कहेंगे? कि ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जिसे पाकर फोटो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, उसे कहेंगे कार्यफलन। और फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट। ठीक है सर, समझ में आ गया। और इसमें क्या है दोस्तों? एस का मान क्या है? 6.62 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जूल गुणा सेकेंड। ठीक है। और न्यू नॉट का अर्थ क्या है दोस्तों? इसे कहेंगे देहली आवर्ती, देहली आवर्ती बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे दोस्तों? देहली आवर्ती। ठीक है सर। और जिस प्रकार हमने ऐसा किया है उसी प्रकार हम देखते हैं कि कार्यफलन का मात्रक क्या है दोस्तों? कि कार्यफलन का मात्रक इलेक्ट्रोवोल्ट यानी कि ईवी होता है। क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। यानी कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जूल, -19 जूल। ठीक है दोस्तों? ठीक है सर। यदि मैं आपको पूछ लूँ कि 1 जूल बराबर कितना होगा, तो सर 1 जूल बराबर होगा कि 1 अपॉन इलेक्ट्रोवोल्ट यानी 1 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 जूल। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। तो यदि आपको कार्यफलन कोई पूछ ले दोस्तों, तो आप यही कहोगे कि ऊर्जा का वह न्यूनतम मान जिसे पाकर फोटो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, उसे कार्यफलन बोलेंगे। और फाई नॉट बराबर एच न्यू नॉट, एच गुणा न्यू नॉट। और एच का मान है 6.62 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻34 जूल गुणा सेकेंड। और कार्यफलन का मात्रक होता है दोस्तों इलेक्ट्रोवोल्ट। क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। कार्यफलन का मात्रक इलेक्ट्रोवोल्ट। और 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जूल। और 1 जूल बराबर कौन सा दोस्तों? कि 1 जूल बराबर होगा 1 अपॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जूल। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई और ये बात हमें पच भी गई है। तो ये बात पच गई है तो आपके लिए और मेरे लिए अच्छी बात है, ताकि मैं आपको कुछ और आगे करवा सकूं। और आगे है दोस्तों कि कार्यफलन का मान भी धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या करता है दोस्तों? कार्यफलन का मान धातु की प्रकृति पे निर्भर करेगा कि वह क्षारीय है या अम्लीय है या किस प्रकार है। अतः अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलनों का मान भी अलग अलग होता है। क्या होता है दोस्तों?
कार्यफलनों का मान भी अलग अलग होता। यस सर, कार्यफलन का मान भी धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग कार्यफलन होगा। क्या होगा दोस्तों? अलग अलग कार्यफलन। और उसको समझाने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं सारणी। यह है धातु और उन धातुओं की सारणी, यानी कि कुछ धातुओं के लिए कार्यफलन का मान क्या है दोस्तों? कुछ धातुओं के लिए कार्यफलन का मान, धातुएं ये लिखी रखी हैं दोस्तों, और इसके सामने है कार्यफलन का मान। यानी CS का कार्यफलन का मान है 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट, K का मान है 2.30 इलेक्ट्रोवोल्ट, Na का कार्यफलन मान है 2.75, Ca का कार्यफलन का मान है 3.20, MO का कार्यफलन का मान है 4.17 इलेक्ट्रोवोल्ट, Pb का मान है कार्यफलन में 4.25 इलेक्ट्रोवोल्ट, Al का मान है 4.28 इलेक्ट्रोवोल्ट, Hg का मान है 4.49 इलेक्ट्रोवोल्ट, Cu का मान है 4.65 इलेक्ट्रोवोल्ट, और Ag का मान है 4.70 इलेक्ट्रोवोल्ट, और Ni का मान है 5.15 इलेक्ट्रोवोल्ट, और Pt का मान है 5.65 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये दोस्तों सम धातु हैं, यानी कुछ धातु हैं जिनका ये मैंने कार्यफलन का मान लिखा रखा है। बुक्स में से ये जो मान रखे थे, जो इसके अंदर दिए गए हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, वही मान मैंने आपको यहाँ पर लिखवाए हैं। समझ में आ गया? यस सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो दोस्तों एक लास्ट पॉइंट बचा है आपके लिए सबसे पहले, और सबसे पहले लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, इस कार्यफलन में, कि CS धातु का कार्यफलन न्यूनतम कितना होगा? 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट। CS धातु का कार्यफलन न्यूनतम से न्यूनतम कितना होगा? 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट। और इसमें कार्यफलन अधिकतम, यानी कि PT धातु का कार्यफलन अधिकतम होगा 5.65 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये आपको अधिकतम और न्यूनतम भी ध्यान रखनी है और ध्यान में लेनी है। यानी कि जब आपको पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी धातु हैं जिसका मान कार्यफलन में अधिक हैं, तब आप लिखोगे PT, और कार्यफलन में न्यूनतम धातु पूछ ली जाए तो आप लिखोगे CH। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ता हूँ, और ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, और नेक्स्ट टॉपिक भी मान सकते हो। इसके बाद हम आपको करवाएंगे कल की क्लास में निरोधी विभव या अंतक वोल्टता न्यू नॉट। क्या है दोस्तों? V नॉट है, ये न्यू नॉट नहीं है दोस्तों, न्यू नॉट है, V नॉट। एनोड का वह ऋणात्मक मान, कौन सा मान दोस्तों? एनोड का वह ऋणात्मक मान जहाँ प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, उसे विरोधी विभव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? निरोधी विभव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? निरोधी विभव। ये लो, सही कर दिया मैंने, निरोधी विभव कहलाता है। और निरोधी विभव एवं गतिज ऊर्जा में निम्न संबंध भी होते हैं, जिसको मैं आप यहाँ पे दर्शाऊंगा। क्या करूँगा? दर्शाऊंगा यहाँ पर। यानी कि EV नॉट, यानी कि इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम। क्या है दोस्तों? ये मैक्सिमम है। और अंततः V नॉट बराबर 1/2 1/2 मैक्सिमम अपॉन E। सही है सर। और इसका ये मात्रक हो जाएगा दोस्तों वोल्ट, और यहाँ पर E का मान है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। एनोड का वह ऋणात्मक मान जहाँ प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है निरोधी विभव कहलाता है। निरोधी विभव एवं गतिज ऊर्जा में निम्न संबंध होते हैं। EV नॉट बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम, V नॉट बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम अपॉन E, और E का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यस सर, समझ में आ गया। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ, और यदि आप स्क्रीनशॉट्स लेना चाहें इन सभी नोट्स के, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, ताकि मैं आपको
ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं स्क्रॉल आउट कर रहा हूँ और आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। बाद में मुझे कोई नहीं शिकायत करेगा कमेंट बॉक्स में कि सर मेरे नोट्स लिखने बाकी रह गए या मुझे पीपीटी दो। हाँ, कमेंट्स कर सकते हो, यदि आपको वाकई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूँगा। और जब तक मैं आपके लिए वेबसाइट बना रहा हूँ, वेबसाइट पे सभी नोट्स वहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे। अब तक मेरे पास कोई वेबसाइट है नहीं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं भी ज़्यादा लोगों की डिमांड और ज़्यादा बच्चों की डिमांड पे ही कुछ कार्य होगा। एक बच्चे के लिए आपको पता है कि कोई भी इतना नहीं देता, लेकिन हाँ, यदि आपको वाकई ज़रूरत है तो मैं आपको एक बच्चे के लिए भी मैं लेके आऊँगा, पीडीएफ तैयार करके उनको दे दूँगा। जब तक आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते रहें, इसके लिए मैं इसके स्क्रॉल आउट कर रहा हूँ। आप ऐसे कोई मजाक में ना लाएं कि सर तो ठीक है अपना टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, मैं एक और बाकी था दोस्तों कि देहली आवृत्ति का मात्रक। इस देहली तरंग दैर्ध्य का दोस्तों मात्रक यदि आपको पूछ लिया जाए, तो यदि आपको मात्रक पूछे तब आप मात्रक क्या लिखोगे दोस्तों? इसका मात्रक है मीटर, मीटर एम। इसका मात्रक क्या है दोस्तों? मीटर एम है। ठीक है, अब लेते रहें स्क्रीनशॉट। इसका ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट वापस, अब ले इसका भी ले लिया, डबल हो जाएगा आपका स्क्रीनशॉट। बस तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। और मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, तैयारी करते रहे ताकि मुझे भी लगे कि आप पढ़ते हो और मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित रहूं। कह रहा हूं दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए प्रेरित रहूं। जब तक के लिए थोड़ा सा टॉपिक और बच्चा है वो भी करवा देता हूं, मैंने देखा नहीं है टॉपिक। चलो, उनके स्क्रीनशॉट आपने रख दिए हैं तो आप स्क्रीनशॉट उनके रखे रखना, और तब तक आप इसके भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसको मैं समझा देता हूँ, कुछ बीच से भाग छूट गया था। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, किसी धातु को निश्चित ऊर्जा प्रदान कर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की प्रक्रिया। क्या दोस्तों? किसी धातु, यानी कि कोई भी धातु ले ली मैंने CS, उसको मैं निश्चित ऊर्जा प्रदान करूंगा तो इसमें क्या होगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने की प्रक्रिया आगे आगे चलती रहेगी। क्या करती रहेगी? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने की प्रक्रिया चलती रहेगी, और इसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन लगभग निम्न 4 विधियों से किया जाता है। कितनी विधियों से दोस्तों? मुख्यतः 4 विधियों से किया जाता है, और चारों विधियां मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं। पहली विधि है दोस्तों तापायनिक उत्सर्जन। कौन सी है? तापायनिक उत्सर्जन। कुछ नहीं है, ये परिभाषा की तरह परिभाषा है। किसी धातु को उच्च ताप प्रदान करने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने की प्रक्रिया तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। यानी कि कोई भी धातु है उसको उच्च ताप दूंगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, और यही प्रक्रिया तापायनिक उत्सर्जन कहलाएगी। क्षेत्र उत्सर्जन किसे कहते हैं? किसी धातु पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र, किसी धातु पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र लगभग 10⁸ वोल्ट प्रति मीटर आरोपित कर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की प्रक्रिया क्षेत्र उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? क्षेत्र उत्सर्जन। यदि क्षेत्र उत्सर्जन की डेफिनेशन आपको पूछ ले, एग्जाम में आ सकता है रिक्त स्थान में, कि किसी धातु पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की प्रक्रिया रिक्त स्थान कहलाती है। तब आप क्या लिखोगे इसके अंदर? आपको पता होना चाहिए ना दोस्तों, या मेरे प्यारे बच्चों। तो ये डेफिनेशन यदि आपको रिक्त स्थान में पूछ ली जाए तो यहाँ आप लिखोगे क्षेत्र उत्सर्जन। और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में कौन सी डेफिनेशन आएगी? किसी धातु पर उच्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित कर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने की प्रक्रिया रिक्त स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? रिक्त स्थान कहलाती हैं। तब आप लिखोगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। क्या लिखोगे? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन यहाँ पे लिखोगे। ठीक है सर। और इसमें आ जाएगा चौथा पॉइंट, और चौथी परिभाषा क्या है दोस्तों? द्वितीय उत्सर्जन। द्वितीय उत्सर्जन, और द्वितीय उत्सर्जन किसे कहते हैं दोस्तों? द्वितीयक है। क्या है दोस्तों यहाँ पर? द्वितीयक उत्सर्जन है यहाँ पर। द्वितीयक, यहाँ पर आप लिखोगे द्वितीयक उत्सर्जन लिखोगे यहाँ पर। अति उच्च गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को धातु पृष्ठ पर आपतित कर, किसके ऊपर दोस्तों? धातु पृष्ठ पर आपतित कर इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रक्रिया द्वितीयक
उत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? द्वितीयक उत्सर्जन कहलाती है। यस सर, आई एम रेडी टू। रिक्त स्थान के लिए मैं एकदम सजग हूँ। यदि एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया हमें कि द्वितीयक उत्सर्जन किसे कहते हैं, तब हम लिख लेंगे इसकी परिभाषा को, और इसकी परिभाषा को पहले समझेंगे ताकि रिक्त स्थान को हम समझ पाएंगे। या एक लाइन में कोई प्रश्न भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की विधियों को समझाइए, 2 नंबर का सवाल आ सकता है ना। तब आपको ये चारों परिभाषाएं लिखनी पड़ेगी वहाँ पर। तो इसी के साथ मैं आपका राम सर आज की क्लास को समाप्त करता हूँ यहीं पर। क्या करता हूँ दोस्तों? यहीं पर मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ। और ये आपका पार्ट 1 समाप्त हो चुका है। ठीक है, ऑलवेज हैप्पी एंड नेक्स्ट पार्ट रेडी टू कमेंट करें, वरना हम बिना कमेंट के भी नेक्स्ट क्लास को चला देंगे। हमारा टारगेट है शिक्षा देना।